और फ्लैट के अंदर जाने का और कोई रास्ता उसे नजर ना आ रहा था। रिवॉल्वर तो उसके हाथों से निकल गया था, लेकिन उसके पास एक मशीनी पिस्टल जरूर मौजूद था। उसने झुककर पिंडली के साथ बंधा हुआ चपटा सा मशीनी पिस्टल निकाला और उसका लॉक खोलकर उसने उसे हाथ में ले लिया। उसने यही फैसला किया था कि वो वहीं छुपा खड़ा रहे। इमरान किसी वक्त तो फ्लैट से बाहर आएगा और फिर जैसे ही वो सीढ़ियों पर नजर आएगा वो उसे यहीं से ही आसानी से निशाना बना लेगा। चुनांचे ये फैसला करके वो दीवार के साथ चिपका खड़ा रहा। अलबत्ता दीवार के किनारे से उसकी नजरें मुसलसल सीढ़ियों पर जमी हुई थी। आरजी मेकअप इस लड़ाई में गायब हो चुका था, नकली मूछें और दाढ़ी, और अब वो असल शक्ल में था। अभी उसे वहां खड़े थोड़ी ही देर हुई होगी कि एक टैक्सी फ्लैट के सामने आकर रुकी और उसमें से एक मर्द और एक औरत बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही डगलस बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि मेकअप में होने के बावजूद डगलस उन्हें देखते ही पहचान गया था। ये अरसलान और फरकंदा थे। उन्हें देखकर डगलस के जहन में भूचाल सा उठा। वो समझ गया था कि वो दोनों इमरान को कत्ल करने के लिए आए हैं। टैक्सी के आगे बढ़ जाने के बाद वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। डगलस अब बेबस सा हुआ खड़ा था, लेकिन वो मिशन को इन दोनों के हाथों में जाते भी बर्दाश्त न कर सकता था। उसी लम्हे उसके जहन में ख्याल आया। चुनांचे वो उछलकर दीवार के ऊपर चढ़ा और फिर छलांग लगाकर नीचे सड़क पर आ गया। वो दोनों अब कॉल बेल का बटन दबा रहे थे। वो सीढ़ियों के करीब ही रुककर खड़ा हो गया। वो इस तरह सीढ़ियों से पुश लगाकर और सड़क की तरफ मुंह करके खड़ा था, जैसे चलते चलते थक कर रुक गया हो। लेकिन उसके कान सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। जेब में पड़े हुए मशीनी पिस्टल पर उसका हाथ जमा हुआ था। उसने यही सोचा था कि जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनेगा वो भी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाएगा और फिर उन दोनों को धकेलता हुआ अंदर घुसेगा और इमरान को गोली मार देगा। चंद लम्हों बाद ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और वो तेजी से पलटा और फिर यूं बेतहाशा सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा कि अरसलान और फरकंदा के साथ साथ दरवाजा खुलने वाला भी हैरत से डगलस को देखने लगा। दरवाजा खुलने वाला इमरान की बजाय कोई और था। डगलस ने दरवाजे के करीब पहुंचते ही दरवाजा खोलकर उसमें खड़े शख्स को जोरदार धक्का दिया और वो जैसे ही चीखता हुआ एक तरफ हटा वो बेतहाशा अंदर घुस गया। कौन है सुलेमान? कोई नई चीज लाने वाला तो नहीं? आजकल तो बस चीजें ही आ रही हैं। एक कमरे से उसे इमरान की आवाज सुनाई दी और डगलस बिजली की सी तेजी से उस कमरे में दाखिल हुआ और दूसरे लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से मशीनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। दरवाजे में घुसते ही उसने आवाज के लिहाज से इमरान की नशिस्त का अंदाजा लगा लिया था। वो इमरान को मामूली सा मौका भी न देना चाहता था। मशीनी पिस्टल के धमाकों के साथ ही एक जोरदार चीख बुलंद हुई। उस चीख के साथ होने वाला धमाका मशीनी पिस्टल के धमाकों से ज्यादा गूंजदार था और दूसरे लम्हे डगलस तेजी से नीचे झुका और लड़खड़ाता हुआ फर्श पर गिर गया। उसकी मशीनी पिस्टल से चलने वाली गोलियां तो खाली सोफे पर पड़ी थी, लेकिन साइड में मौजूद बाथरूम के दरवाजे से इमरान के रिवॉल्वर से चलने वाली गोली ठीक उसकी पीठ में घुसती चली गई थी। इमरान रिवॉल्वर पकड़े तेजी से आगे बढ़ा। डगलस ने नीचे गिरकर एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने पूरी कुव्वत से उसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा और डगलस वहीं ढेर हो गया। इमरान उसे पलांगता हुआ राहदारी की तरफ बढ़ा ही था कि सुलेमान दरवाजे पर नजर आया। वो औरत मर्द दौड़ गए चले गए। अंदर चीख और धमाके की आवाज सुनते ही सुलेमान ने घबराए हुए लहजे में कहा, मर्द को जाने देना था। औरत तो बड़ी मुश्किल से इस फ्लैट तक आई थी, उसे क्यों वापस कर दिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से मुड़कर फर्श पर जलेबी की सूरत में पड़े डगलस को सीधा करने लगा। डगलस के पेट से खून तेजी से बह रहा था। तुम ख्याल रखना, मैं इसे ले जा रहा हूँ। इमरान ने झुककर डगलस को उठाकर कांधे पर डाला और तेजी से भागता हुआ उगबी दरवाजे की सिमत बढ़ गया। टाइगर चूंकि फारिग था, इसलिए वो आदत के मुताबिक जेर जमीन दुनिया के अफराद से राब्ता मुहिम के लिए होटल 3 स्टार में मौजूद था। यह होटल जेर जमीन दुनिया के अफराद के साथ साथ सयाहों के लिए भी खासा पुरकशिश था, क्योंकि यहाँ उनके मतलब की हर चीज वाफिर मिकदार में मिल जाती थी। काउंटरमैन टॉबी एक बदनाम गुंडा था और टाइगर की उससे दोस्ती थी और उसके जरिए टाइगर को बाज औकात बड़ी कीमती मालूमात मिल जाया करती थी। इसलिए टाइगर अक्सर काउंटर पर ही खड़ा उससे गपशप करता रहता था। बड़ी जोरदार लड़की है, काश उसके साथ ये बनमास ना होता तो मैं उसे ले जाने की जरूर कोशिश करता। काउंटर पर खड़े टॉबी ने हॉल की एक मेज पर बैठे हुए
एक बनमास जैसे कदों कामत वाले नौजवान और इंतहाई पुरशबाब और खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ वाकई ये कोई सयाह लगते हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज ही यहाँ आए हैं आसिफ रजा और बेगम आसिफ रजा, तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 30 में मुकीम है, टॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे वो आसिफ रजा उठकर काउंटर की तरफ बढ़ा और टाइगर ने हाथ में पकड़े हुए कोका कोला की मग की चुस्कियां लेना शुरू कर दी। मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, देव कामत आसिफ रजा ने टॉबी से मुखातिब होकर कहा। जी ज़रूर जनाब, टॉबी ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए फ़ोन उसकी तरफ खिसका दिया। यहाँ का इंक्वायरी नंबर क्या है? आसिफ रजा ने रिसीवर उठाते हुए कहा। 01 जनाब, टॉबी ने जवाब दिया और आसिफ रजा ने 01 घुमा दिया। हेलो, किंग रोड फ्लैट नंबर 200 में अली इमरान साहब रहते हैं, मुझे उनका फ़ोन नंबर चाहिए, आसिफ रजा ने ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा। और कोका कोला पीता हुआ टाइगर इमरान और उसके फ्लैट का नंबर सुनकर चौंक पड़ा, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर ना होने दिया। चंद लम्हों बाद ऑपरेटर ने उसे नंबर बताया तो उसने क्रेडल दबाकर इमरान का नंबर घुमाना शुरू कर दिया। हेलो, इमरान साहब बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से शायद हेलो की आवाज़ सुनकर आसिफ रजा ने जल्दी से कहा। आप उनके बावर्ची हैं, उनसे मिलना था, कुछ बताकर गए हैं, कब आएंगे? आसिफ रजा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर फ़ोन कर लूँगा, आसिफ रजा ने कहा और रिसीवर रखकर वापस अपनी मेज़ की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसकी बेगम अकेली बैठी शराब पी रही थी। ये दोनों कहाँ से आए हैं? टाइगर ने टॉबी से पूछा। नाराग से आए हैं, टॉबी ने जवाब दिया। अच्छा, मैं ज़रा मार्च से मिल आऊँ, एक काम था, टाइगर ने उन दोनों को उठते देखकर टॉबी से कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता जल्दी से होटल से बाहर आ गया। एक साइड पर उसका मोटरसाइकिल मौजूद था। वो जब मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो उसने आसिफ रजा और उसकी बेगम को होटल से बाहर निकलते देखा। आसिफ रजा की शक्ल देखकर ही टाइगर के जहन में खतरे की घंटी बज उठी थी और अब उसने उनकी मुकम्मल निगरानी का फैसला किया था ताकि उनके मुतालिक पूरी तफसील मालूम करके इमरान को बता सके। लेकिन जब टाइगर ने उन दोनों को पैदल ही फुटपाथ पर चलते देखा तो उसने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ा और कुछ फासला देखकर खुद भी उनके पीछे ही चल पड़ा। गो टाइगर एहतियात कर रहा था, लेकिन उसने चेक किया कि वो दोनों ताकुब के सिलसिले में चेक ही नहीं कर रहे, वो आपस में बातें करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। और फिर टाइगर उस वक्त चौंका जब उसने उन्हें किंग रोड की तरफ मुड़ते देखा। अब उसने अपने कदम तेज कर दिए। थोड़ी देर बाद वो उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। फुटपाथ पर खासे लोग चल रहे थे, इसलिए टाइगर को करीब चलने में कोई मुश्किल पेश न आई और उन दोनों में होने वाली एक बात उसके कानों में पड़ी। बेगम आसिफ रजा कह रही थी कि बड़ी घटिया रिहाइश है उस शख्स की जिसे इतनी अहमियत दी जा रही है। उसी लम्हे बेगम ने अचानक मुड़कर देखा और टाइगर उन्हें शक का मौका दिए बगैर तेजी से आगे बढ़ गया। इस वक्त वो इमरान के फ्लैट के सामने से गुजर रहे थे और वो दोनों भी इमरान के फ्लैट को गहरी नजरों से चेक कर रहे थे। टाइगर आगे बढ़कर एक साइड गली में घुसकर एक सुतून की आड़ में रुक गया। उन दोनों ने आगे बढ़कर सड़क क्रॉस की और फिर सड़क की दूसरी तरफ से वापस जाने लगे। उनके खासा आगे बढ़ जाने के बाद टाइगर गली से निकला और उसने भी सड़क क्रॉस की और उनके ताकुब में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस होटल 3 स्टार में दाखिल हो गए। टाइगर कुछ वक्फा देकर उनके पीछे हॉल में दाखिल हुआ तो उसने उन दोनों को एक तीसरे आदमी की मेज पर बैठते हुए देखा। ये तीसरा आदमी भी गैर मुल्की था और उसके सामने खाने के बर्तन मौजूद थे। टाइगर वापस काउंटर पर चला गया। मिल गया मार्च? टॉबी ने उसे दोबारा काउंटर पर देखकर पूछा। नहीं, कहीं गया हुआ है, टाइगर ने कहा और टॉबी से एक कोको कोला देने के लिए कहा। टॉबी ने कोको कोला की बोतल मखसूस अंदाज में काउंटर के नीचे करके शराब के मग में भरी और मग टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर कोको कोला पीते हुए उन तीनों को बातें करते देख रहा था और दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि आसिफ रजा एक बार फिर उठकर काउंटर की तरफ आ रहा था। उसने समझा कि वो दोबारा टेलीफोन करने आया है, लेकिन जब उसने बराह रास्त टाइगर से बातचीत शुरू की तो टाइगर हैरान रह गया। आसिफ रजा उसके हुलिये को देखकर उससे निगरानी का कोई काम कराना चाहता था और टाइगर उसके बताए बगैर समझ गया कि वो इमरान की निगरानी चाहता है। उसने सोचा कि चलो इसी बहाने मजीद तफसीलात का इल्म हो जाएगा, इसलिए वो उसके साथ उसके कमरे में पहुंच गया
और अभी बातचीत का आगाज ही हुआ था कि उसकी बेगम और तीसरा आदमी कमरे में पहुंच गए और उस लम्हे उसे मालूम हुआ कि उसे बकायदा ट्रैप किया गया है। आसिफ रजा उसके ताकुब से बाखबर था। वो उनका रवैया देखकर समझ गया कि वो बुरी तरह फंस गया है। चुनांचे उसने फौरी तौर पर वहां से फरार होने का प्रोग्राम बना लिया। दरवाजे की तरफ तो जाने का सवाल ही पैदा ना होता था, इसलिए उसने बड़ी महारत से अरसलान के सीने पर फ्लाइंग किक मारकर उसे बाकी दो अफराद पर धकेला ताकि वो उस पर फौरी तौर पर वार ना कर सके, और खुद कलाबाजी खाकर खिड़की से बाहर निकलकर उसके नीचे मौजूद शेड पर रुका और फिर उसने छलांग लगाकर पानी के पाइप को पकड़ा और दूसरे लम्हे वो इंतहाई तेज रफ्तारी से खिसकता हुआ नीचे पहुंच गया। नीचे पहुंचते हुए उसने खिड़की में से उन तीनों को झांकते हुए देखा और टाइगर ने बदमाशों के से अंदाज में हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और फिर तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि अब वो वहां से फरार होंगे और उनके रवैये से वो समझ गया था कि वो नए मुजरिम नहीं बल्कि खासे घाघ वाक़े हुए हैं, इसलिए उसे यकीन था कि ये लोग उगबे रास्ते से फरार होंगे। चुनांचे वो भागता हुआ अपने मोटरसाइकिल की तरफ गया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो उसे भगाता हुआ फौरन उगबी सिंध में पहुंच गया। उसने एक ऐसी जगह मोटरसाइकिल रोका जहां से वो उगबी गली के साथ साथ इर्द गिर्द का इलाका भी चेक कर सके, और थोड़ी देर बाद उसने आसिफ रजा और उसकी बीवी को फायर रेस्क्यू दरवाजे से निकलकर लोहे की सीढ़ियां उतरकर उगबी गली में उतरते देखा। उन दोनों के हाथों में बैग थे। आसिफ रजा की बीवी का लिबास बदला हुआ था। टाइगर को अपने अंदाजे के दुरुस्त निकलने पर खुशी सी हुई। वो दोनों उगबी गली से निकलकर सड़क क्रॉस करके मार्केट में घुस गए। टाइगर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और मार्केट में घुसने की बजाय वो चक्कर काटकर दूसरी सड़क पर पहुंच गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये दोनों मार्केट से होकर उधर ही जाएंगे। और चंद लम्हों बाद उसने उन दोनों को ही दूसरी सड़क पर टैक्सी में बैठते हुए देख लिया। उसने टैक्सी का ताकुब शुरू कर दिया और जब टैक्सी होटल अल्बानिया के कंपाउंड में मुड़ी तो टाइगर आगे बढ़ गया। उसे अब उस तीसरे आदमी का फिक्र था। चुनांचे वो खासी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल दौड़ाता वापस होटल तेरी स्टार पहुंचा। उसने जेब से रेडीमेड मेकअप निकालकर अपने चेहरे को जरा सा बदला और फिर हॉल में दाखिल हो गया। उसने पहली ही नजर में चेक कर लिया कि तीसरा आदमी हॉल में मौजूद न था। वो टॉबी की तरफ बढ़ा। अरे, तुम तो आसिफ रजा के साथ ऊपर गए थे। टॉबी ने उसे देखकर हैरान होते हुए कहा। वो उसके इस रेडीमेड मेकअप से बखूबी वाकिफ था। मैं तुम्हारे सामने से तो गया हूँ, तुम मसरूफ थे। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ, कोई काम मिल गया है जो मेकअप कर रखा है? टॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस तीसरे आदमी ने अच्छे खासे काम में रुकावट डाल दी है, उसे मिलना पड़ेगा। कौन था वो? टाइगर ने कहा। ओ, वो तो आसिफ की बेगम के साथ तुम्हारे पीछे ही उठकर चला गया था। उसका नाम करानू है, वो भी फाराग से आया है। वो दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 25 में है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। टॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में होगा या कहीं चला गया है? टाइगर ने पूछा। जाते हुए मैंने देखा तो नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, टॉबी ने कहा और फिर काउंटर के नीचे पड़े हुए एक इंटर होटल फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर घुमाए। चंद लम्हे वो कानों से रिसीवर लगाए खड़ा रहा, फिर उसने रिसीवर रख दिया। कमरा खाली है, वो चला गया है, वरना फोन उठाता, टॉबी ने कहा। अच्छा चलो, रात को उससे मिल लूंगा, टाइगर ने बेनियाजी से कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। अब वो इमरान को उनके मुतालिक आगाह करना चाहता था। होटल के बरामदे में पहुंचकर उसने पब्लिक फोन बूथ से इमरान के फ्लैट के नंबर घुमाए। अब कौन है, मुझे कुछ पकाने भी देते हो या नहीं? चंद लम्हे घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से सुलेमान की झुल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। मैं टाइगर बोल रहा हूँ, इमरान साहब कहाँ हैं? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं कहाँ गए हैं, सुलेमान ने उसी तरह झुल्लाए हुए लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। टाइगर ने रिसीवर रखकर दोबारा सिक्के डाले और फिर रिसीवर उठाकर उसने दानिश मंजिल के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज उभरी। सर, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, इमरान साहब फ्लैट पर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ फोन किया है, टाइगर ने माजरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसे जब भी X2 को फोन करना पड़ता था उसे खौमाखा की घबराहट सी शुरू हो जाती थी। मकसद की बात किया करो, वक्त मत ज़ाय किया करो। X2 ने हस्बे तवक्कुल उसे बुरी तरह झाड़ते हुए कहा। बेहतर जनाब, मैं होटल 3 स्टार में मौजूद था कि वहाँ फाराग से आने वाले 2 सयाह, जिनमें से एक का नाम आसिफ रजा और उसकी वाइफ थी,
मुकीम थे। उन्होंने पहले इंक्वायरी से इमरान साहब के फ्लैट का नंबर पूछकर इमरान साहब को रिंग किया। इमरान साहब ना मिले तो वो दोनों पैदल चलकर इमरान साहब के फ्लैट को चेक करके वापस होटल पहुंच गए। वहां वो आसिफ रजा मुझे एक काम सौंपने का कहकर अपने कमरे में ले गए। वहां एक तीसरा आदमी भी पहुंच गया। उसका नाम बाद में करानो मालूम हुआ। वो मुझ पर तशद्दुद करने लगे कि मैं उनका ताकुब क्यों कर रहा था। मैं वहां से फरार हो गया। आसिफ रजा और उसकी बीवी होटल की उगबी सिंध से निकलकर होटल अल्बानिया में जा ठहरे हैं। मैंने सोचा कि इमरान साहब को आगाह कर दूं। टाइगर ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा, ऐसा करो, नजदीकी थाने जाकर FIR लिखवा दो। एक्सटो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इंतहाई करक लहजे में कहा, सर FIR मैं समझा नहीं। टाइगर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारा बयान तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी थाने में जाकर पर्चा कटवाने के लिए बयान दे रहा हो। इस सारी कहानी में अजीब बात क्या है? इमरान के फ्लैट में कोई फोन नहीं कर सकता या उसका फ्लैट कोई नहीं देख सकता। आइंदा इस किस्म की बातें करके मेरा वक्त ज़ाया किया तो मैं इबरतनाक सजा दूंगा। एक्सटो ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। टाइगर हैरत से आंखें फाड़े फोन को देखता रह गया। उसने बड़े ढीले हाथों से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अपने तौर पर उसके जहन में ये तस्वुर था कि एक्सटो उसकी रिपोर्ट सुनकर हैरत से उछल पड़ेगा। लेकिन अब जब उसने दोबारा अपने बयान पर गौर किया तो बावजूद गुस्से और जुल्लाहट के उसके लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। अब उसे ख्याल आ रहा था कि ये रिपोर्ट वाकई ऐसी न थी कि एक्सटो को फोन किया जाता। बहरहाल अब तो जो होना था हो चुका था। वो ढीले कदमों से चलता हुआ पब्लिक फोन बूथ से बाहर आया और फिर बरामदे से निकलकर वो पार्किंग में मौजूद अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में आसिफ रजा और करानो के बारे में खटक मौजूद थी। उसकी छठीस कह रही थी कि ये लोग कोई बहुत बड़े मुजरिम हैं और इमरान को यकीनन उनसे खतरा है। आखिर उसने यही सोचा कि वो खुद उन दोनों से जा टकरा ले और फिर उनसे असल सूरत हाल मालूम करे। चुनांचे उसने अपनी मोटरसाइकिल का रुख दोबारा होटल अल्बानिया की तरफ मोड़ दिया। होटल अल्बानिया भी मुतवस्सित दर्जे का होटल था और टाइगर की वहाँ भी खासी आमदोरफ्त थी। लेकिन वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि आसिफ रजा और उसकी बीवी ने कमरा ज़रूर बुक कराया है, लेकिन अब वो कमरे में मौजूद नहीं है और उन्हें वहाँ से जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। टाइगर कुछ देर सोचता रहा कि अब क्या करे। फिर उसने यही फैसला किया कि उनकी वापसी का इंतज़ार किया जाए। चुनांचे वो एक खाली मेज़ पर जाकर बैठ गया। अभी उससे वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी होगी कि वो एक बार फिर चौंक पड़ा। दरवाजे में से एक जोड़ा अंदर दाखिल हो रहा था। गो उस जोड़े की शक्लें और लिबास आसिफ रजा और उसकी बीवी जैसी ना थी, लेकिन कदो कामत, शबाब और उनके चलने का अंदाज वही था। टाइगर समझ गया कि वो कमरे में पहुंचने के बाद मेकअप करके बाहर गए थे, इसलिए उन्हें बाहर जाते कोई नहीं देख सका और अब वो वापस आए हैं। वो दोनों ऊपर जाने की बजाय हॉल की तरफ बढ़ आए और फिर वो टाइगर की उगबी मेज पर आकर बैठ गए। नशिस्तों का अंदाज इस किस्म का था कि टाइगर की उस मेज की तरफ पुश्त थी, लेकिन वो मेज इतनी करीब थी कि अगर टाइगर कान लगाकर सुनता तो उस मेज पर होने वाली सरगोशी भी आसानी से सुन सकता था। डगलस ने मैदान मार लिया है, तुम खौमखा वापस आ गए। उस औरत की आहिस्ता सी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजे में बेपनाह जुल्लाहट थी। तो और क्या करता, मसला तो इमरान का खात्मा था, वो खत्म हो गया, तो खौमखा इस वाकये में मुलव्वस होने की क्या जरूरत थी। मर्द की आवाज सुनाई दी और इमरान के खात्मे की बात सुनकर टाइगर की पेशानी पर पसीना आ गया। लेकिन ये डगलस अचानक वहां कैसे पहुंच गया? वो तो अचानक झपटा और फिर वो दरवाजा खोलने वाले को धकेलता हुआ यूं अंदर गया जैसे वो उस फ्लैट के अंदरूनी हिस्सों का पहले से वाकिफ था। औरत ने कहा,